नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका संविधान का अगला क्लास। सर ये पॉलिटी वीडियो क्लास शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ क्लास है, जिसमें उसके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इसलिए हम थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस करवाते हैं, जो क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में आपको निकले हुए या आए हुए दिखाई देंगे। और जो कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं उन कॉन्सेप्ट से सीधे क्वेश्चंस आएंगे। ये जो क्वेश्चन हम सीधा क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, सीधा क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट होंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस निश्चिंत होकर के हमारे साथ पढ़ना चालू कीजिए। सर वीडियो नंबर 11 है, शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए जो डिज़ाइन किया गया संविधान है। और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, जो भी एग्ज़ाम भी संविधान आता है, जिस भी एग्ज़ाम में संविधान आता है और जो भी व्यक्ति के एग्ज़ाम में संविधान है, हर व्यक्ति इस वीडियो को देख सकता है, पढ़ सकता है। तो सबके लिए यह फ्रूटफुल है, सबके लिए लाभदायक है। दोस्तों वीडियो नंबर 11 है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच आता है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। क्योंकि दोस्तों आपको आपकी स्वतंत्रता से जुड़े हुए क्या क्या अधिकार हैं ये आपको खुद पता होना चाहिए। ये किसी विषय मात्र या सब्जेक्ट मात्र या कोई आने वाले एग्जाम को कुछ क्वेश्चन नहीं है, ये आपके पूरे जीवन का ज्ञान है कि आपको ये पता तो हो कि भाई आपको क्या क्या स्वतंत्रता प्राप्त है अपने ही देश में, आपके क्या क्या अधिकार हैं आपके स्वतंत्रता से जुड़े हुए, है ना। आपको क्या बोलने की स्वतंत्रता है, क्या आपको देखने की स्वतंत्रता है, आंख बंद करने की स्वतंत्रता है, हर एक चीज़ जानेंगे आप। क्या आपको खाने की स्वतंत्रता है, क्या आपको घूमने की स्वतंत्रता है, क्या आपको बिजनेस व्यापार करने की स्वतंत्रता है, क्या घर बनाने की स्वतंत्रता है। हर एक स्वतंत्रता जबकि जीवन को प्रभावित करती है, हर एक चीज़ के बारे में आप जानेंगे, पहचानेंगे। तो उसी देश दोस्तों आपका आज का क्लास है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। क्लियर हो गई बातें। अर्थात अभी भी आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, जिसमें आप देखें अनुच्छेद सर 14 से लेकर के आपका 35 तक। तो 14 से 35 में आपने 12-13 पढ़ा था अलग सेक्शन में, एक वीडियो में, पहले वीडियो में। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा सर 14, 15, 16, 17, 18 समानता का अधिकार, और आप पढ़ रहे हैं 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तो आइए हम आते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। आपको पता है मैं हर क्लास में आपको एक भाग, उसके नाम और उसके अनुच्छेद याद करवाता हूँ, यहाँ भी आपको याद करवा दूँ। सर टोटल संविधान में 22 भाग है, अब तो आपको रटा गया होगा, इतना और बोल देता हूँ मैं। 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं। सर इस 22 भाग में जो भाग पहला है उसका नाम है संघ, राज्य और उसका क्षेत्र। और सर इसका कोई भी क्षेत्र चारों दिशाओं में फैलता है, इसलिए अनुच्छेद 1 से 4। सर भाग 2 जो है सर इसमें आता है सर उस क्षेत्र में जो नागरिक निवास करते हैं, इसलिए भाग 2 नागरिकता। और सर इसमें अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 5 से 11, ये भी आप पढ़ चुके हैं। सर फिर भाग 3 आता है कि उस नागरिकों को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। तो इन नागरिकों को देखिए, किस क्षेत्र में कोई नागरिक रहता है, नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है, अर्थात वह मूलभूत अधिकार, जिसमें आता है आपका अनुच्छेद 12 से 35। इसी में आप मुझसे 12 से 13 पढ़ चुके हैं, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं, और आप 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। इसी के बीच में जो है अर्थात मौलिक अधिकार में ही जो स्वतंत्रता का अधिकार वाला हिस्सा है 19 से 22 वह आज पढ़ेंगे। तो आपको इतना तो याद हो गया। फिर सर भाग 4 है कि राज्य को अगर कोई भी नीति बनानी है जनता के कल्याण के लिए, तो वह किन बिंदुओं को ध्यान में रख के बनाएगा, अर्थात कौन से वह बिंदु हैं, कौन से वह तत्व जो उनको गाइड करेंगे, निर्देशन देंगे कि आप इस तरह इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही योजना बनाइए। तो हाँ दोस्तों, ऐसे कोई तत्व हैं जो कि निर्देशित करते हैं, है ना। तो राज्य को किसमें, राज्य को निर्देशित करते हैं किसमें, नीति बनाने में। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी। सर ये भाग 4 है दोस्तों, आपका ये होता है सर 35 के बाद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो 12 से 35 तक तो आपको मौलिक अधिकार ही है, उधर 36 से 51 तक। और 4 से देखिए, 4 से बन गया 4A। वैसे दोस्तों 4 से बना 4A, इसमें आप देखते हैं मूल कर्तव्य, जैसे आपके कुछ मूलभूत अधिकार हैं वैसे आप कुछ मूलभूत कर्तव्य भी हैं। ठीक, तो आपको भाई सिर्फ अधिकार मिले हैं क्या ऐसा करने के लिए? नहीं, आपका खुद भी कुछ कर्तव्य है, हमारे देश के जनता होने के नाते आपका भी कुछ कर्तव्य है, वही मूल कर्तव्य यहाँ दिए गए हैं। तो अच्छा 4 से 4A में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और सर वैसे ही 51 से 51A, तो 4 से 4A, 51 से 51A ये अनुच्छेद दिया गया है मूल कर्तव्य में। ठीक, इसको बाद में जोड़ा गया है, इसलिए 4A हो गया है, ये बाद में संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ तक आपको लास्ट में याद करवाया था। आज दोस्तों आते हैं अगले भाग पे,
आपने भाग 1, 2, 3, 4, 5 लास्ट क्लास में बताया था। आज एक नया भाग हम पढ़ेंगे, भाग 5। याद करें क्रम में। भाग 5 का मतलब सर बताइए, जब 5 मुट्ठी एक समूह में आती है तो क्या बनाती है? सर 5 मुट्ठी जब एक समूह में आती है तो एक संघ बना लेती है। हाँ सर, 5 अलग अलग हिस्से एक साथ जुड़ गए तो संघ बन गया, इसलिए भाग 5 में संघ, ठीक है, या केंद्र सरकार। ठीक, इसमें आगे सर आपका 51 के बाद 52 से 151 कैसे याद रहेगा? सर 51 के बाद 52 आता है और सर 51 के आगे 1 लगा के 151 कर दिया तो 52 से 151 संघ हो गया, भाग 5 संघ। और भाग 6 इसी में बताता था कि आपको एक भाग 5 का 6, 5 6 से याद रखिएगा, 5 6 संघ के बाद आपको बचा क्या देश में? राज्य बचा। तो केंद्र और राज्य संबंध होता है ना? हाँ सर, तो केंद्र और राज्य, वही भाग 5 केंद्र, भाग 6 राज्य। भाग 5 में आपका 52 से 151 अनुच्छेद, तो भैया 51 का 52 ही आएगा तो 52 हो गया, और 151 के आगे 1 लगा के 151। और वैसे दोस्तों राज्य के आगे हो गया 151 के बाद 151 और उसके 237 तक, 237 तक। ठीक, अनुच्छेद 237। बाकी यहाँ पर आज नहीं पढ़ाना था, पर फिर भी बता दें, एक साथ याद रखिएगा, भाग 5 6 केंद्र राज्य, 52 151 152 237। ये हो गया आज का आपको पहले पेज का आज जो भी भाग है, आज आपको उसका नाम, उस भाग का नाम, उसमें रिलेटेड अनुच्छेद आज मैं आपको बता चुका हूँ। आज का ये पहला पेज पूरा आज हमारा पूरा होता है। इस तरीके से हम पूरे 22 भागों को क्रमागत रूप से हर दिन पढ़ के याद कर लेंगे, अपने दिमाग को बैठा लेंगे, हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, इतने बार हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि कभी आपसे क्वेश्चन बोल ले भाग उसके नाम और उससे जुड़े हुए अनुच्छेदों से, तो आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। महाराज हम पढ़ना क्या? हमें पढ़ना है मूलभूत अधिकार में ही अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में से 19 से 22 तक, जो कि आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, चलिए अब देखिए सर, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आपके कहाँ से कहाँ तक थे? सर ये हमारे थे मौलिक अधिकार सर आपके अनुच्छेद 14 से 35 तक, 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। जी सर आपने क्या देखा था? सर इसमें मैंने 12 और 13 को आपको अलग पढ़ाया था। सर इसमें आपको 14 से लेकर के 18 तक अलग पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आप समानता देख चुके हैं मुझसे, समानता का अधिकार। और इसमें आपका वो जो 19 से लेकर के अब बचा क्या, 19 से लेकर आज आप पढ़ेंगे 22 तक, जिसमें आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आगे आप देखेंगे 23 से लेकर के 32 तक याद रखिए। इसमें आपके 33 बचा, 33, 34 और 35 ये अब अलग है। ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक आ जाता है किसमें? अधिकारों में, जिसमें आज आप देखेंगे 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए एक बार हम सारे अधिकारों को रिपीट कर लेते हैं। सर सबसे पहला आपको क्या अधिकार होना चाहिए मौलिक अधिकार में? सर सबसे पहला अधिकार मौलिक अधिकार में है कि मैं समानता प्राप्त कर सकूँ, समाज में मुझे समानता की दृष्टि से देखा जाए, कि समाज में मुझे समान समझा जाए। तो हाँ सर, सबसे पहला अधिकार आ गया आपका क्या? समानता का अधिकार 14 से 18। जब आप समान हो जाएंगे तो आप स्वतंत्र होना चाहेंगे, तो दूसरा अधिकार आ गया स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर आप शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा पाएंगे, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। फिर जब शोषण से भी आप बच गए, अब दोस्तों आप अपने धर्म की ओर झुकेंगे, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। जब धर्म में आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आप इस संस्कृति और शिक्षा की ओर बढ़ेंगे, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30। और जब से ये हो जाएगा दोस्तों, तो 30 के बाद 31 जो था संपत्ति के अधिकार, उसको यहाँ से निकाल करके, मौलिक अधिकार से निकाल के उसको विधिक अधिकार 300A में डाल दिया गया है। ठीक, तो बचा क्या? 30 के बाद 31 को तो हटा दिए, बचा 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 बच गया। बचा 33 34 35, वो अलग चीज़ है, उसको बाद में देखेंगे। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 से अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को निकाल के अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बनाया गया। ठीक, ये पूरा टेबल है। इसमें आज आप मुझसे पूरा ये पढ़ चुके हैं, आप मुझसे समानता का अधिकार पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक, आज आप मुझसे पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो चलिए जो आप पढ़े हैं एक बार मैं आपको उसका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, फिर हम आते हैं दोस्तों पार्ट 2 स्वतंत्रता के अधिकार पे। ठीक, तो समानता का अधिकार क्या है? 14 से 18। तो आइए लिख दूँ मैं। सर आपने इससे पहले पढ़ाया है, देखिए आपको पूरा बताता हूँ एक बार।
सर आपने 12 पढ़ा था, राज्य की परिभाषा, है ना, राज्य की परिभाषा। यस सर। जिसमें आप देखे थे कि भाई इसमें न्यायपालिका नहीं आती, केंद्र, राज्य और जिला स्तर पे विधायिका, कार्यपालिका सब आते हैं, न्यायपालिका नहीं आती। इस साथ आपने पढ़ा 13 कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय हमको संरक्षण प्राप्त करता है, संरक्षण बचाता है, हमारे संविधान का संरक्षक कहलाता है सर्वोच्च न्यायालय, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, ठीक। यस हाँ, तो इसमें आप देखे थे, इसी में आपको 13(1) के तहत वो भैया मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर रहा था, है ना। इसमें आपको देखे 13(1) के तहत, इसमें इसके 5 हिस्से थे, है ना, इसमें 5 हिस्से थे, ठीक। केंद्र के 2 थे, राज्य के थे और उसको जिला का था। इन दोनों तो सर आपका विधायिका प्लस कार्यपालिका था, यहाँ केवल कार्यपालिका था। चाहते हैं न्याय सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति में, तो यहाँ सर आपका था कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा कौन, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों फिर दूसरा था 13(1) हो गया ये, 13(1) और 13(2) में था कि न्यायिक पूर्वावलोकन, तो न्यायिक पूर्वावलोकन, हाँ सर, जुडिशियल रिव्यू, है ना जी, 13(2) में, ठीक है। फिर आपने देखा सर समानता का अधिकार, देखिए फिर आप समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें आप देखिए अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। सर 14 में आप देखिए क्या कि भाई आपको विधि के समक्ष आप समान हैं, अर्थात सबसे पहले कानून के सामने आप समान होने चाहिए, तो इसलिए विधि के समक्ष, पूरा नहीं लिखता सीधे लिख रहा हूँ, विधि के समक्ष समानता, तो विधि समानता लिख दे रहा हूँ, क्या विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए आप। दूसरा आपको सामाजिक समानता मिलनी चाहिए, अर्थात आपसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना हो, है ना, तो सामाजिक समानता, अगर आपको किसी प्रकार का भेदभाव ना करे कोई आपके साथ। 15(1), 15(2) आपके साथ कोई भी सार्वजनिक स्थान पे प्रवेश से आपको ना रोके, मतलब मंदिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, गार्डन आपको कोई घुसने से ना रोके, 15(2). 15(3) आपको हो गया भैया महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकता है सरकार उनके तरक्की आगे बढ़ाने के लिए, यस। 15(4) SC ST को आपके शिक्षा में आरक्षण, और 15(5) OBC को उच्च शिक्षा में आरक्षण, तो सामाजिक सुरक्षा हो गया आपको, है ना, सामाजिक समानता, विधिक समक्ष समानता, सामाजिक समानता। 16 हो गया दोस्तों आपका सार्वजनिक नियोजन, मतलब कोई भी आपका गवर्नमेंट जो आपके सरकार है इसमें दोस्तों गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम ले रही है तो उसमें अवसरों की समानता, सभी को समान अवसर मिले अपने आप को प्रदर्शन करने का, अपने एग्जाम में बैठने का, तो सार्वजनिक नियोजन पर अवसरों की समानता। और इसी का 16(4) जो है दोस्तों, इसी में आपका आरक्षण का जन्म हुआ था 16(4) में ही, क्योंकि 16(4) ही बोलती है कि सरकार चाहे तो किसी के राज्य के विशेष पिछड़े हुए लोगों के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकती है, और वही विशेष उपबंध आरक्षण होता है, क्योंकि 16(4) से ही आरक्षण निकलता है, तो आरक्षण का जन्मदाता 16(4) कहलाता है। और 15(16) ये केवल भारतीयों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 आपके भारतीय प्लस विदेशी दोनों को इसमें अधिकार प्राप्त है, जबकि 15(16) केवल भारतीयों के लिए। 17 सर आपको क्या, अस्पृश्यता, अर्थात अस्पृश्यता का अंत, कोई भी छुआछूत भेदभाव नहीं मानेगा, उसका अंत कर देना, है ना। और याद 17 का ही कोई भी अपवाद, इसमें कोई भी अपवाद नहीं था, अर्थात अनुच्छेद 17 में कोई भी अपवाद नहीं था, मतलब इसमें अगर आप भेदभाव करते हैं, अस्पृश्यता करते हैं, छुआछूत करते हैं, तो दोस्तों आपको सीधा जेल होगा, कोई आपको नहीं बचा सकता, ठीक। इसी में बाद में आगे बढ़ के इसी के थ्रू जो एक्ट था दोस्तों आपका 55 बना, फिर 76 बना, 76 बन गया आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना। 55 में था दोस्तों आपका अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955, फिर आपका दोस्तों वही 76 में हो गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आपको 1976, और दोस्तों फिर वही आपका 78 में हो गया, 78 में हुआ था ना कि 79 में हुआ था, 78 में देख लेते हैं एक बार, 78 में हुआ था, 79 में हुआ था SC ST एक्ट, फिर उसी एक्ट का नाम SC ST एक्ट हो गया, जो अभी वर्तमान में आप देखते हैं दोस्तों। लास्ट था 18 में उपाधियों का अंत, तो कोई व्यक्ति उपाधि नहीं लेगा
केवल कोई कौन सी उपाधि को छोड़ करके, इसका भी अपवाद था कि कोई व्यक्ति कोई उपाधि नहीं रखेगा। अपवाद इसमें था बस क्या सर, इसमें अपवाद था सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल क्या अपवाद था इसमें सिर्फ और सिर्फ अपवाद था कि वह सैन्य क्षेत्र की उपाधि ले सकता है, क्योंकि भेदभाव नहीं, मोटिवेशन देता है। और दोस्तों आपको दूसरा शिक्षा, इस शिक्षा से जुड़े हुए उपाधि ले सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो ले सकता है। और भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण दोस्तों, ये उनको जो हम बोल के बुलाते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करते हैं, भारत रत्न उनको मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो बातें थी दोस्तों, ये आपकी उपाधि नहीं पुरस्कार में आती है, इसलिए उसका नाम ऐसा हम बोलते हैं। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको उपसर्ग और प्रत्यय की तरह नाम के साथ प्रयोग नहीं करेगा वो, है ना, कोई नाम की तरह प्रयोग नहीं कर सकता उन उपाधियों को, ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था। पहले उन उपाधियों को खत्म करवाया था बीजेपी ने, बाद में फिर कांग्रेस ने चालू कर दिया कि नहीं, इसको उपाधि की तरह प्रयोग कीजिए इन टाइटल्स को। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भैया कि नहीं, आप इसको नाम के आगे और पीछे उपसर्ग और प्रत्यय की तरह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसको? भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन 4 पुरस्कारों को आप उपसर्ग प्रत्यय की तरह प्रयोग नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। लोगों के समानता के अधिकार में क्या विधि के सामने समान हुई है, तब तो आप सामाजिक समान होंगे। जब आप सामाजिक रूप से समान हो गए तो आपको सार्वजनिक नियोजन, किसी गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठने का समान अधिकार रहे, आपके साथ कोई छुआछूत ना करे, अस्पृश्यता ना करें। उसका लास्ट में दोस्तों आपको कोई भी उपाधि धारण करके यहाँ पे नहीं रहेगा। और किसी कोई उपाधि लेना है, हमारे देश में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे भारतीय चाहे विदेशी हो, अगर हमारे यहाँ किसी सार्वजनिक पद पे है तो किसी भी विदेशी से कोई भी भेंट या उपाधि स्वीकार नहीं करेगा बिना राष्ट्रपति के परमिशन के। ठीक, तो चलिए ये पूरा आपका रिविजन हो गया दोस्तों। आज का आपका क्लास है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, 19, 20, 21, 22, बस 4 अनुच्छेद। यस, आइए। तो स्वतंत्रता मतलब क्या होता है? फ्रीडम मतलब। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19 से 22 में सर आप क्या देख रहे हैं? सर 19 से 22 में जो 19(1)(a) अर्थात 19 से 22 में आप केवल 19 में ही रहिए, और 19 में जब आप आते हैं तो 19(1)(a) में आता है नागरिक स्वतंत्रता। अर्थात अगर आप भारत के नागरिक हैं, और ये बात आपको जाननी जरूरी है मेरे दोस्त, अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपको भारत की नागरिकता मिलती है, तो आपको कौन कौन से अधिकार आपके पास हैं, वो सारे अधिकार 19(1)(a) में आता है। अर्थात समझ गया कि आप भारत के नागरिक हैं तो आपके सारे अधिकार, कौन से नागरिक अधिकार, 19(1)(a) में आते हैं। इसलिए आपको इन सारे अधिकारों को जानना चाहिए, क्योंकि आपके केवल ये एग्जाम के लिए नहीं, आपके पूरे जीवन के लिए भी अति महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, है ना। तो 19(1) में नागरिक अधिकार ठीक। चलिए, जीवन की स्वतंत्रता 20 से लेके 22 तक। तो देखिए, इसको स्वतंत्रता के अधिकार को 2 हिस्से में तोड़ा गया है। एक तोड़ा गया 19 को, 19(1)(a) जो कि नागरिक अधिकार है, और तो 20, 19 का जाता है 20, तो 20, 21, 22 अर्थात पूरा 20 से लेके 22 तक है जीवन की स्वतंत्रता, 20 से लेके 22 तक। अर्थात वो जो आप देश के हमारे नागरिक हैं, उनको जीवन जीने के लिए क्या क्या स्वतंत्रता जरूरी है, उनके जीवन से जुड़ी क्या क्या स्वतंत्रता जुड़ी है। तो इसमें 2 हिस्सा, एक 19(1)(a) और 20, 21, 22। मैं देश का नागरिक हूँ तो मुझे क्या क्या अधिकार मिला है, और अगर मैं नागरिक हूँ तो मुझे अधिकार मिल गया, और मेरे जीवन को चलने के लिए, मेरे जीवन के लिए क्या अधिकार जरूरी है, वो आएगा आपके 20, 21, 22 में। तो 19(1)(a), 20, 21, 22 नागरिक अधिकार, जीवन जीने के लिए अधिकार, जीवन के अधिकार। तो पूछ सकता है जीवन की स्वतंत्रता में 20 से लेकर 22 तक आते हैं, और दोस्तों इधर आते हैं आपको 19(1)(1) नागरिक स्वतंत्रता में। आइए अब पहले हम आर्टिकल 19 बोलने आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि सबसे बड़ा बवाल है हमारे देश में। लोग बोलते हैं कि भैया मुझे अनुच्छेद 19, मुझे आर्टिकल 19 के तहत, उसमें भी 19, उसमें क्या 19 में भी 19(1)(a) के तहत बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। मैं फ्रीडम हूँ, मेरी फ्रीडम प्राप्त, स्वतंत्रता प्राप्त किसके लिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच देने के लिए मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच प्राप्त है, बोलने की आज़ादी अनुच्छेद 19 के तहत, उसमें भी किसके तहत? अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने की आज़ादी मुझे प्राप्त है। आगे आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, मगर पहला एक बात मुझे यही समझ लीजिए आप कि इस 19(1) में आपको जितनी भी नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सभी की कुछ ना कुछ सीमाएं हैं, लिमिट हैं। अगर दोस्तों अगर इस सीमाएं और ये लिमिट ना रहे, और आदमी बोले कि मुझे बोलने की आज़ादी है, तो आप खुद देखते हैं हमारे देश में ऐसे ऐसे अढ़ेर बुद्धि के लोग हैं जो कुछ भी कुछ और किसी को भी बोलते हैं।
जो ना बड़े का लिहाज करते हैं ना छोटे का, ना हमारे देश के संवैधानिक पदों का लिहाज करते हैं ना देश के भाई हमारे महामहिम का। तो इस तरीके से कुछ लोग हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, तो उन लोगों के बोलने पे कुछ पाबंदी लगाम जरूरी है ना। जैसे बेलगाम घोड़ा किसी भी दिशा में भाग जाएगा और सबको नुकसान पहुंचाएगा, वैसे ही दोस्तों बेलगाम बोलना भी सबसे ज़्यादा रिश्ते खराब करने के पीछे का कारण है। इसलिए दोस्तों इसका कोई अपवाद भी है, इसमें बाउंडेशन भी है कि आप कभी भी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत या इसका प्रयोग करके, बोलने की आज़ादी का प्रयोग करके आप कुछ नहीं बोल सकते। अर्थात आप अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, आप किसी की मान महिमा गरिमा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप इस संवैधानिक पद का अपमान नहीं कर सकते। आप देखिए कोई काम गलत हो रहा है, काम का बुराई कीजिए, काम अच्छा और काम का तारीफ कीजिए, मगर दोस्तों आप उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, है ना। तो वही चीज़ दोस्तों, इसकी सीमाएं हैं। आइए हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या क्या सर, देखिए 19(1) में है, 19(1) में है ए, 19(1) में है बी, 19(1) में है सी, 19(1) में है डी, 19(1) में है ई, 19(1) में है एफ, 19(1) में है जी। ठीक है, तो ये पूछता है कि सर 19(1) में कहाँ से बोलेंगे सर। अनुच्छेद 19(1) में ए से लेकर के जी तक है, अर्थात कितने मुद्दे हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात इसमें 7 चीज़ आते हैं किसमें, आपके अनुच्छेद 19(1) के तहत। ठीक, 19(1) के तहत 7 चीज़ें आती हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी 7 चीज़ें आती हैं, और उसमें जो ए है सबसे पहला, बताइए जब बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है सर, सबसे पहले वो रोता है, अर्थात तो कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसके मुंह से सबसे पहले ध्वनि निकलती है। इसलिए सबसे पहले 19(1) में भी दोस्तों व्यक्ति क्या करता है, बोलने की ही चीज़ों को रखता है, अर्थात बोलने की आज़ादी को ही रखता है। ठीक है, तो आप बोला ना हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है। दूसरा, आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं आप अकेले नहीं जी सकते, तो आपको किसी न किसी के साथ दोस्ती या विवाह या पारिवारिक संबंध स्थापित करना होगा। और उसको कोई भी रिश्ता बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि आप कुछ मुँह से बोलें कि हाँ हम आपको पसंद करते हैं, या क्या आप हमारी दोस्त बनेंगी, या क्या हम आपके साथ जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, पूरे जीवन भर आपका साथ निभाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जीवन के हर एक पल, पूरे जीवन में हर्ष उल्लास के साथ मनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे जीवन के हर एक एक पल मैं तुम्हारे साथ सजाऊँ। तो क्या तुम राज़ी हो? क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताने के लिए हाँ दोगी, हाँ हामी भरोगी? क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? तो देखिए कोई भी रिश्ते की शुरुआत, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, क्या तुम मेरे कुछ भी, सबसे पहला शुरुआत कहाँ से होता है सर, मुख से होता है। इसलिए सबसे पहला 19(1) के ए में रखा गया है बोलने की ही आज़ादी को, है ना। ये मैं इजहार नहीं कर रहा, याद कराने का टेक्निक है, हालांकि दिल से बोल रहा था आप सभी को, इसलिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ठीक, आइए चलिए, तो हाँ सर 19(1)(a) में है बोलने की आज़ादी, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले बोलता ही है कहीं। फिर देखिए बोलने की आज़ादी में अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों की अभिव्यक्त करना तथा बोलने का तरीका मौखिक, लिखित या सांकेतिक हो सकता है। तो याद रखिए, बोलने में ऐसे मुंह से बोलने वाले को काउंट नहीं किया जाता, बोलने में आपको 19(1)(a) के तहत आपको काउंट किया जाता है बोलने की स्वतंत्रता में। मौखिक तरीका कि आप मुँह से बोल दिए, लिखित तरीका कि आप लिख करके अपनी बात बोल दिए दिल का, या सांकेतिक तरीका कि आप इशारों में अपने दिल का बात बोल दिए। मैं जैसे आपको मुँह से बोला, जैसे मैंने लिख के भेज दिया आपका लेटर, तो उसको वो भी मेरी बोलने की आज़ादी के अंतर्गत है दोस्तों। उसके बाद मैंने अगर आपको इशारे में बोल दिया, तो आई लव यू अगर मैंने कह दिया, तो इशारों में बोल दिया, तो भी मेरे बोलने में ही आता है। अर्थात याद रखेंगे, पूछता है कि बोलने में केवल आपका मौखिक चीज़ काउंट होता नहीं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों ही चीज़ काउंट होता है बोलने की आज़ादी में। ठीक, क्योंकि बोलने का तरीका तीनों हो सकता है। तथा चुप रहने का अधिकार आदि, और यही सबसे बड़ा चीज़ है चुप रहने का अधिकार, अर्थात इसी 19(1) में ही आता है चुप रहने का अधिकार। और आदि लिखा मतलब और भी बहुत सारी चीज़ जब जरूरत पड़ेगी तो हम जोड़ते रह जाएंगे, किसमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच में। अर्थात इसी चीज़ का प्रयोग करके, चुप रहने का अधिकार का प्रयोग करके ही बहुत सारी चीज़ें केस पलट जाती हैं। कैसे कि यहाँ कोई व्यक्ति है, जिसे मैंने मर्डर कर दिया किसी का, मान लीजिए मैं चाकू मारा से घुमा दिया, और अब मुझे बोल रहे क्या तुमने मर्डर किया, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, तो बोलेंगे बोलो सत्य बोलो, जो बोलना बोलो, जल्दी बोलो। तो दोस्तों मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे 19(1)(a) के तहत प्राप्त है चुप रहने का अधिकार। अर्थात मुझे मन नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा,
कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सुन मैं बात, हालांकि सिर्फ बोलने भर की बात, अगर आप पुलिस थाने जाएंगे मर्डर किए रहेंगे तो आप नहीं बोलना चाहेंगे तब भी आपसे सब बुलवा लिया जाता है। ठीक है, इतना कूटते हैं, इसका कोई सीमा नहीं है ना। ठीक, तो आज तक मगर आपको ये अधिकार प्राप्त है कि अगर आप चुप रहना चाहें तो आपको कोई ज़बरदस्ती बोलने पे मजबूर नहीं कर सकता। और इसका भी प्रयोग कई वकीलों ने अपने क्लाइंट को बचाने के लिए किया है कि देखिए जज साहिबा, ये मेरे ही क्लाइंट को उनके खिलाफ ही बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको आर्टिकल 19(1)(a) के तहत चुप रहने की स्वतंत्रता प्राप्त है, चुप रहने का अधिकार प्राप्त है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में चुप रहना भी आता है, सिर्फ बोलना ही नहीं आता। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती बोलने के लिए भी नहीं कह सकता और ज़बरदस्ती चुप होने के लिए भी नहीं कह सकता। तो आपका आ गया भैया पूरा 19(1) समझ में। यस, इसका सबसे ज़्यादा आप उल्लंघन देखते हैं कि लोगों को बस इतने पढ़े हैं बोलने की आज़ादी है, इतने ही पढ़ते हैं बस बोलने की आज़ादी है, और अब ले आदमी कुछ अब शब्द प्रयोग कर रहा है, किसी का मान सम्मान इज्जत का ख्याल नहीं कर रहा है, और अब आदमी का फ़र्क नहीं देख रहा है, बड़े छोटे का फ़र्क नहीं देख रहा है, और दोस्तों लास्ट में उसको जाता है जेल। क्योंकि दोस्तों मैंने क्या बताया था, केवल अनुच्छेद 17 के ही अपवाद नहीं है, बाकी सबके अपवाद है, मतलब इसके भी अपवाद हैं कि आपको भैया आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी के मान गरिमा को ठेस नहीं पहुँचाना है ना, कुछ ऐसे शब्दों का, ऐसे संकेतों का, ऐसे इशारों का प्रयोग नहीं करना है जो बहुत गलत तरीके से हो जाए। आपको अपने बोल करके दंगे नहीं भड़का देने हैं, आपको बोल करके क्या बोलते हैं जातिगत हिंसात्मक भाषण नहीं देना है ना। तो सब फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है। वो आते हैं आपका एक खत्म होने के बाद 19(1) बी में। 19(1) तो सब में कॉमन है, बी में हम आते हैं शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन। तो शांतिपूर्ण, ये याद रखेंगे, ध्यान देंगे इस चीज पे कि शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन, अर्थात पहला था 19(1)(a) में कि आपको बोलने की आज़ादी है, उसमें आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं और चुप रह रहे हैं, सब आता है उसके अंतर्गत। और 19(b) आया सर, जिसमें आपका है सम्मेलन कीजिए ना, मीटिंग कीजिए, आपको मीटिंग करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, मगर सम्मेलन कैसा होना चाहिए? सम्मेलन दोस्तों आपका शांतिपूर्ण होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि भाई कोई आदमी भूख हड़ताल कर रहा है ना, आंदोलन में बैठा हुआ है, बहुत दिन तक भूख हड़ताल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो आंदोलन कर रहा है तो वो इलीगल नहीं है, इसलिए पुलिस उनको आके नहीं उठाती, पुलिस नहीं कूटती। मगर वही दोस्तों वो सम्मेलन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो सर वहाँ पे वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, उग्र तरीके से, क्यों बस जला रहे हैं, बस तोड़ रहे हैं, कार जला दे रहे हैं, तो वहाँ पुलिस पकड़ के अगर कूट रही है तो पुलिस सही कर रही है, क्योंकि आप कानून तोड़ रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, हाँ अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से बैठा था भूख हड़ताल में, उसको जाके पुलिस कूटी तो यहाँ पुलिस भी गलत है। ठीक है, आप इसमें समझ गए कि शांतिपूर्ण तरीके से आपका सम्मेलन होना चाहिए, और निरायुद्ध, उसमें कोई युद्ध वाली स्थिति नहीं दिखनी चाहिए, है ना, कि आप युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं, आप भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे युद्ध जैसी स्थिति आ सकती है, वैसा वाला कोई सम्मेलन नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो 19(1) में बी, 19(1)(a) में हो गया बोलने की स्वतंत्रता, बी में हो गया भाई सम्मेलन। कैसे याद रहेगा, मैं आपको याद करता हूँ। भाई आप बोलना तो चाहेंगे, मगर आप कोई व्यक्ति कैसे खड़ेगा, खड़े होकर अकेले बोलता रहेगा, ए बाबूराव ले रे बाबा, ऐसा नहीं बोलेंगे ना सर। कोई व्यक्ति कब बोलना चाहता है? जब उसको सुनने वाले 4 लोग रहें, और लोग सुनने वाले कहाँ 4 लोग, जब 4 लोग मिलेंगे तो अर्थात वो हो जाएगा सम्मेलन। ठीक, जब सभी लोग समान रूप से मिलेंगे तो सम्मेलन हो जाएगा, और सम्मेलन में ही तो हर व्यक्ति अपनी बातें रखते हैं, एक व्यक्ति दूसरे से, दूसरे तीसरे से, तो सम्मेलन में ही तो सब व्यक्ति अपनी बातें साझा करते हैं। तो आपको भैया दूसरा बात हो गया, बोलने के बाद आ गया क्या, सम्मेलन में ही आप बोलेंगे, ऐसा करके आप याद रखिए, तो सम्मेलन हो जाएगा सम्मेलन। ठीक, पहले बोलने की आज़ादी, फिर दूसरा सम्मेलन। सम्मेलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण और निरायुद्ध वाला। ठीक है, 19(1)(c) में हम आते हैं दोस्तों, संस्था व संघ बनाने की स्वतंत्रता। अर्थात जब आप बोले तो बोलने पे क्या हुआ, मान लीजिए 8 लोग आए थे, और जब बोलना चालू किया, मैंने बोलना चालू किया किसमें, सम्मेलन में, तो सम्मेलन में 8 लोग जो आए हुए थे उसमें कुछ लोग मेरे पक्ष में आ गए, कुछ लोग मेरे विपक्ष में चले गए, तुम गलत बात बोलते हो, चले गए 4 लोग छोड़ के, और 4 लोग मेरे बात सुन के मेरे पक्ष में आ गए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम पाँचों ने मिलकर अपना एक संगठन बना लिया। तो हाँ सर, सम्मेलन के बाद आता है आपका संस्था व संघ बन गया, हमारा संगठन एक बन गया। तो सी में आता है संस्था व संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे देश में बहुत से प्रकार की अलग अलग संस्थाएं और संघ बनती हैं, और राजनीतिक दल, एनजीओ आदि सभी। इसमें राजनीतिक दल अगर आप बना रहे हैं तो भी सही है, आप एनजीओ बना रहे हैं तो भी सही है, और भी कुछ बना रहे हैं तो भी सही है, और संघ बन रहा है तो ठीक। तो भाई जाहिर सी बात, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, अपने देश में ही आपको बोलने की स्वतंत्रता है, किसी सम्मेलन
करने की स्वतंत्रता है, मतलब मीटिंग करने की। मीटिंग में आपको दोस्तों अपना संघ बनाने की स्वतंत्रता है, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी और कोई एनजीओ कुछ भी संघ बनाने की स्वतंत्रता है सी में, 19(1) के तहत। अर्थात आपको संघ बनाने से कोई नहीं रोक सकता, राजनीतिक दल, एनजीओ जैसा भी। 19(1) आते हैं। अब आपने संघ बना लिया, अब संघ बना क्या बोलेंगे, अरे यार अब हम ग्रुप बना लिए हैं, चल भाई कहीं घूम के आते हैं यार, बहुत बोर हो गए यार भाषण वाषण देख के, चल भाई कहीं घूम के आते हैं। दोस्तों जस्ट उसके बाद आएगा अगला घूमना, यहाँ अबाध संचरण या घूमना, अर्थात अबाध मतलब बिना बाधा के, अबाध का मतलब है बिना बाधा के संचरण करना, संचरण मतलब घूमना, अर्थात बिना बाधा के आप घूम सके, इसकी भी आपको स्वतंत्रता है। भारत राज्य क्षेत्र में मगर, अर्थात जो भी भारत का राज्य क्षेत्र है वहाँ आप बिना टेंशन दिक्कत के घूम सकते हैं, यानी कि घूमते घूमते आप चाइना पहुँचे, चाइना वाला गोली मार दिया तो गलत नहीं है, ठीक है। आप पाकिस्तान चलो, पाकिस्तान गोली मार दी, गलत नहीं है। और दोस्तों इसीलिए ही आपको अपने देश में, आपको किसी भी राज्य, जिला उला कहीं घूमना, आप निर्बाध रूप से फ्री होकर के घूम सकते हैं, आपको घूमने से कोई नहीं रोकेगा। वही आपका निर्बाध संचरण करना, घूमने की स्वतंत्रता डी में आती है। तो पहले मैं बोलूँगा कहाँ, सम्मेलन में। जैसे मैंने बोला सम्मेलन में तो हमारे संगठन बना, 3 4 डी चौथे में क्या हो गया, जब संगठन बन गया अब हम लोग घूमने जा रहे हैं। हाँ, तो आपको याद हो गया, बोलना, सम्मेलन, संगठन, घूमना, ठीक। मतलब यहाँ भी अपने देश में आप हर एक जगह नहीं घूम सकते, इसका भी अपवाद है कि आप अपने देश में भी हर जगह नहीं घूम सकते, देश से बाहर तो घूमेंगे नहीं, और देश में भी हर जगह नहीं घूम सकते। कुछ क्षेत्र हैं जिसको गवर्नमेंट ने रोका हुआ है कि इस जगह में नॉर्मल पब्लिक के जाना प्रतिबंधित है, तो उन क्षेत्रों में आप नहीं जाएंगे, अगर जाते हैं तो वह इलीगल होगा, अर्थात आपको सजा हो सकती है। जैसे आपको आर्मी बेस कैंप में आप निर्बाध भ्रमण नहीं कर सकते, बॉर्डर एरिया में जहाँ गवर्नमेंट मना कर रही है वहाँ आप निर्बाध भ्रमण नहीं कर सकते, कुछ और विशेष क्षेत्र हैं जहाँ आपको निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता नहीं है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि संसद भवन है और निकले वही 500 आदमी लोग घूमने, ग्रुप बना के 50 आदमी लोग, और मस्त संसद मीटिंग चल रहा है, 50 ग्रुप बना के ऐसे घूमते हुए निकल जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं घूम सकते हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। चलिए, हाँ सर, डी में हो गया घूमना। अरे अब घूमने गए तो क्या बोले, अरे यार मैं घूमते घूमते पहुँच गई हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की वादियों में, अरे भाई यहाँ तो मैं घूमने आया था, मगर अब तो लग रहा है मैं यहीं पे रह जाऊँ। मतलब क्या कि आप घूमने पे कोई चीज़ आपको पसंद आ गई तो आप क्या सोचेंगे, मैं यहीं पे निवास कर लूँ। तो इसलिए अगला आ गया डी के बाद ही, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की आज़ादी, अर्थात कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके निवास कर सकता है। महाराष्ट्र का आदमी आके छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का आदमी आके गुजरात में, गुजरात का आदमी जाके असम में, कहीं भी कोई भी व्यक्ति जा कर के निवास कर सकता है, अर्थात उसको भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, वो आती है ई के तहत। तो पहला क्या था, बोलने की, बोलेगा कहाँ, सम्मेलन में, फिर बन गया संगठन, फिर हो गया घूमने, घूमने पर उसको जगह पसंद आया तो वहीं पर निवास करने लग गया, किसमें, ई में, ए बी सी डी ई। मगर इसमें भी कुछ अपवाद है दोस्तों कि आप कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहाँ आप निवास नहीं बना सकते, जैसे कुछ विशेष जनजातीय ट्राइब्स वाले क्षेत्र हैं जहाँ कोई बाहरी आदमी जाकर के अपना घर बना के नहीं रह सकता। वैसे और भी कुछ और रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ कोई व्यक्ति जाकर नहीं घर बना के नहीं रह सकता है ना, तो उनको छोड़ करके बाकी सब जगह आप घर बना के रह सकते हैं। दोस्तों जब आप घर बना के वहाँ रहने लगेंगे, जब गए वहाँ कि मैं यहीं रह जाऊँ, तब रहने के लिए क्या करेंगे भाई, रहने के लिए आप वहाँ ज़मीन खरीदेंगे, फिर अपना घर बनाएंगे। तो हाँ भैया आप क्या करेंगे, हाँ सर मैं अपना ज़मीन खरीदूंगा, घर बनाऊँ। तो रियल मायने में क्या किया कि मैं उस जगह जहाँ घूमने गया था वहीं मैं अपना निवास करूँगा, सोच लिया। तो निवास के लिए मुझे ज़मीन खरीद के घर बनाना होगा ना, या किराया लेके रहना होगा। हाँ भाई ज़मीन लेके खरीद के मैं घर बना रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी संपत्ति बना रहा हूँ, अर्थात संपत्ति का अधिकार। तो 19(1) में मुझे संपत्ति लेने का अधिकार है, मतलब मैं महाराष्ट्र का आदमी हूँ तो मैं जाके छत्तीसगढ़ में भी संपत्ति खरीद लूँ क्या ऐसी। दोस्तों उसी पे बात बोल रहा है कि समाप्त तो हो चुका है, अर्थात अब यह जो संपत्ति का अधिकार था जो आप देखे थे उधर, याद आया, हाँ सर, संपत्ति का अधिकार याद कीजिए, अनुच्छेद 31 निकाल के 301 में डाल दिया गया है विधि के अधिकार में, यस, तो वही है, ये समाप्त हो गया, अर्थात 19(1) समाप्त हो गया है, एफ से फेल हो गया, सब समझ लीजिए, संपत्ति का अधिकार, ठीक। चलिए 19(1) अब क्या हो गया भाई, अब भैया वहाँ जाके आप घर लेकर रहे, संपत्ति आपने कर ली, घर और बना लिया, ऐसे याद रखिए, हाँ सब घर बना लिया, जमीन ले लिया, घर बना लिया, मैं संपत्ति बना लिया।
दोस्तों अगर वहाँ रह रहा तो भाई मुझे संपत्ति सिर्फ थोड़ी काम चलेगा, मुझे 2 वक्त खाने में चाहिए, खाने के लिए मुझे कुछ काम धाम करना होगा, आर्थिक स्थिति अपनी ठीक करनी होगी, पैसा धैसा कमाना होगा। इसलिए लास्ट में हो गया आपका जी में वित्तीय या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने की आज़ादी, मगर कोई भी में आपका कोई भी इलीगल काम आप नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई भी आपका जो लीगल काम है साधारण काम है, कोई भी लीगल काम को छोड़ के, किसी भी लीगल काम को छोड़ के आप बाकी कोई भी काम करने के लिए अपने देश में आज़ाद हैं, ठीक है। आप भले किसी राजा के बेटे आप चाय बेच रहे हैं तो आपको वहाँ पर राजा जबरदस्ती आपको मर्डर करवा देगा तो उसको जेल हो जाएगा, मर्डर के लिए भी। और दोस्तों आपको चाय बेचे इसलिए अगर आपको परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो भी उसको जेल हो जाएगा, क्योंकि आप आज़ाद हैं कोई भी कारोबार करने के लिए, बस वो इलीगल ना हो गवर्नमेंट के नज़र में, ठीक। तो हाँ सर, 19 ए से लेकर जी तक मैंने आपको बताया। एक बार देखिए, ए बोलूँगा, बी सम्मेलन में बोलूँगा जहाँ सब लोग मिलेंगे, जब बोलूँगा तो हाँ मेरा सी संघ बन जाएगा, डी जब संघ बनेगा तो हम लोग घूमने निकल जाएंगे डी के तहत, जब मैं घूमने गया तो भाई ई मुझे निवास करने का मन किया कि मैं यहीं पे रह जाऊँ, ई के बाद आगे सर एफ मेरा वहाँ निवास करने के लिए अपना ज़मीन घर बनाऊँगा तब संपत्ति का अधिकार आ गया, फिर एफ के बाद आगे जी, अब वहाँ संपत्ति बना के रह रहा हूँ तो मुझे कुछ व्यापार बिजनेस काम धाम करना होगा, तो आगे दोस्तों जी। तो लीजिए मैंने आपको पूरा ए से लेकर जी तक याद करवा दिया कहानी के माध्यम से, ठीक। चलिए आते हैं दूसरे हिस्से पर। 19 ए से लेकर जी तक खत्म। 19 के बाद 19 आएगा ना, हाँ सर, तो 19 है, 19 है, 19 है, 19 है, 19 है। अब देखते चलिए 19 में है क्या, प्रतिबंध। देखिए नाम देखिएगा सर, यहाँ पे प्रावधान के आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। तो हमको जितनी भी अधिकार मिलती है 19(1)(1) के तहत मिलती है, 19(1) के तहत हमको प्रावधान मिलता है, अधिकार मिलता है और उस पर प्रतिबंध लगता है इनके तहत। 19(2) में एकता व संप्रभुता, सुरक्षा, वैदेशिक राज्य से मित्रवत संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, न्यायालय की अवमानना, अपराध आदि। अर्थात इसमें अगर आप कहीं भी कोई भी ऐसा बात बोल रहे हैं, कोई भी ऐसा आप सम्मेलन कर रहे हैं, कोई भी आप ऐसा संघ बना रहे हैं, कोई भी आप ऐसा जगह घूमने जा रहे हैं, कोई भी आप ऐसा संपत्ति खरीद रहे हैं, कोई भी आप ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो कि हमारे देश की एकता को, अखंडता को, सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो गलत है। आपको वैदेशिक राज्य से, किसी विदेशी राज्य से मित्रवत संबंध, लोक व्यवस्था, अगर आप किसी विदेशी राज्य से कोई मित्रवत संबंध बना रहे हैं बिना सरकार परमिशन के, तो वो आपको भाई लागू होने की अलाउ नहीं है। शिष्टाचार को आप अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको सजा होगी। न्यायालय की अवमानना करते हैं, है ना, तो आपको सजा होगी। अपराध आप कोई करते हैं बोल करके या इन सब हरकतों से, तो भी आपको सजा होगी। अर्थात आप इन सब का प्रयोग करके कुछ भी इसमें से उन सब की सीमाएं दी हैं आपको 19(2) में, ठीक। तो 19(2) में क्या लगा दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया उन सभी अधिकारों पे कि आपको कभी भी ऐसा भाषण नहीं देना जो एकता अखंडता को तोड़ दे, किसी का इज्जत को, सम्मान को ठेस पहुंचाए। आते हैं 19(3) पे, लोक व्यवस्था तथा भारत की प्रभुता, कि आपको लोक व्यवस्था तथा भारत की प्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करना है, इसको रोक देगा कौन, 19(3). लोक व्यवस्था तथा नैतिकता को नुकसान न पहुंचाए, इसको रोके 19(4). 19(5) सार्वजनिक हित तथा अनुसूचित जनजाति का हित, कि कोई सार्वजनिक हित प्रभावित ना हो आपके किसी हरकत से, अनुसूचित जनजाति एसटी का कोई हित प्रभावित ना हो आपकी किसी हरकत से, है ना। 19(6) सार्वजनिक हित तथा तकनीकी योग्यता का निर्धारण। तो दोस्तों में याद रखिएगा सर, यहाँ लोक व्यवस्था तो दोनों कॉमन है, लोक व्यवस्था मुद्दा है यहाँ पे भारत की प्रभुता, और यहाँ दोस्तों नैतिकता को नुकसान ना पहुंचाइए आप किसी के। सर यहाँ सार्वजनिक हित और यहाँ सार्वजनिक हित दोनों हैं, और इसमें अलग बात क्या है सर, इसमें अलग बात है कि अपन अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए, आप एसटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और दोस्तों तकनीकी योग्यता का निर्धारण, है ना। तो आपको ये सब चीज़ दिया गया है। इसको हालांकि बहुत ज़्यादा इधर पूछता नहीं है, मेन क्वेश्चन यही से ही आते हैं। 19(1)(a) में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, एफ में क्या है, जी में क्या है, बाकी ये उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है, ये आपको समझ में आ ही गया। प्रतिबंध 19(2), 3, 4, 5, 6 प्रतिबंध लगाते हैं। तो 19 में केवल इतना था, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका जो एग्जामिनर होता है वो इस तरीके से क्वेश्चन निकाल लेता है जो आप सोचते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया, तो पढ़े नहीं थे, क्योंकि दोस्तों सर इतना सारा डाटा है, आप इसको जिस स्तर पे सोच सकते हैं वहाँ तक से इससे क्वेश्चन बना सकता है, बस आपको उसका वो मेन आधार पता होना चाहिए, है। चलिए, तो आपको जो शिक्षक में भर्ती वाले भाई बंधु हैं, आप देख रहे हैं क्वेश्चन का स्तर कैसा हो सकता है ना, पूरा पुट बना के दे सकता है 19(a), B, C, D, E, F, G, H, G तक, और बोले इसमें मिला ये नीचे साइड में दे देगा उसका पूरा नाम,
बोलने की स्वतंत्रता, आपकी भाई सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन की, भ्रमण का मतलब आपका संपत्ति की, फिर आपका व्यापार की ऐसा दे देगा स्वतंत्रता, आपको मैच करना होगा। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है शिक्षक भर्ती एग्जाम्स का। आप खुद देखिए, अब पढ़ने के बाद आपसे बनता है कि नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है? मैंने पहले ही बोला ना सर, भाषण मतलब आप बोलने की स्वतंत्रता, तो आपको पहले पता चल गया भाषण बोलते ही तो हैं। तो हाँ सर, 19 के तहत थी कि नहीं है सर? 19 में भी, 19(1) में किस में, 19(1) में भी ए के तहत। तो हाँ सर, अनुच्छेद 19 ए हो गया आंसर। आप पढ़ेंगे तो फिर कहीं से पूछे यार, उसमें 19 लिखा रहा है, 19(1) लिखा रहा है, 19(1) ए आगे लिखा रहा है, तो दोस्तों 19(1) ए। प्रश्न 2 दोस्तों आपका संभावित प्रश्न है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब भाई आपको अयोग्य या अयोग्य बुरा हूँ, गलत चीज ज्ञात करना है, जो सुमेल नहीं है, मेल नहीं कर रहा है, उसको ज्ञात करना है। 19(1) वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सही बात को बोलने की स्वतंत्रता है, अपने आप को बोल के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। 19(1) बी सर आपका शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन। तो हाँ सर, जब आप बोलते हैं तो कहाँ बोलेंगे? सम्मेलन में बोलूंगा मैं। 19(1) सी जब मैं बोलता हूँ तो दोस्तों मेरा संगठन बनता है क्या? मेरा संगठन है क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ गया व्यापार वृत्ति और व्यापार कारोबार का अधिकार, जो कि लास्ट में था, तो सी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो मैं बोलूंगा कहाँ? मैं बोलता हूँ, वाक और अभिव्यक्ति करता हूँ। कहाँ? सम्मेलन में तो मेरा संगठन बनता है, और संगठन बनने के बाद डी में मैं दोस्तों भ्रमण करने निकलता हूँ। तो भारत राज्य क्षेत्र में अवैध संचरण का अधिकार। ठीक है, ठीक। सबका सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है भैया? सी सुमेलित नहीं है। ठीक, एक चीज की डाउट लग रहा है मुझे, देख लेते हैं एक बार, शब्दों का हेर फेर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इसमें सी होगा, और इसके याद रखेंगे भारत राज्य क्षेत्र में अबाध होगा, ये अवैध नहीं, अबाध संचरण का, ये अवैध नहीं, ये अबाध, ये सब तो गलत है। अबाध, अबाध, अबाध बिना बाधा के संचरण का अधिकार। हाँ सर, ये 19D में। क्यों? क्योंकि आपको मैं लिखवाता हूँ, तो भाई आपको सी गलत है। तो सी में था क्या सर? आपका संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो हाँ सर, ए में है क्या? आप वाक और अभिव्यक्ति, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। आप नृत्य करके दिखा सकते हैं, बोल के दिखा सकते हैं, एक्टिंग करके दिखा सकते हैं, मतलब आप कुछ भी किसी भी तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, उसका जो भी माध्यम हो। सभी में आगे जब आप बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे सर? सम्मेलन में बोलूँगा। अब डांस करें कहाँ करेंगे? सम्मेलन में करूँगा। सर सी में क्या? जब आप बोलेंगे दोस्तों तो आपका संगठन बन जाएगा, अर्थात संघ बन जाएगा, संस्था बन जाएगी, जो आपको पार्टी बनता है। यस, जिससे जब आपको संघ बन गई तब भ्रमण करने निकलेगा। कैसा भ्रमण? डी में सर निर्बाध भ्रमण। फिर ई में क्या हो सर? ई में जब भ्रमण करेंगे तो वहीं आप निवास करने का सोचे, तो सर ई में आप बोले कि मैं यहीं पे निवास करूँगा। सर एफ में आपको क्या बोले? सर एफ में वो बोले निवास करने में मुझे संपत्ति लेना होगा, यहाँ पे घर बार बनाना होगा। ठीक, तो संपत्ति का अधिकार जो कि अब आपका हट चुका है। हाँ, लास्ट में जी, सर जी में था आपका संपत्ति अपने लिए, तब आपको व्यापार करना होगा, व्यापार वित्तीय वर्ग करना होगा, जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक गतिविधि में संलिप्त होना होगा। तो ये था ए से लेके जी तक। ठीक, चलिए और इसी के तहत ही मेरे दोस्त, अनुच्छेद 19 के तहत ही आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं क्या? RTI की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कहीं बोल देगा ए से लेके जी तक के बीच, सभी के बीच में उनकी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो 19(1) ए से लेके जी के बीच में सभी का सीमा निर्धारण करता है 19(2). ठीक, ठीक। सर सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आइए इसको हम जान लेते हैं। सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को बना। कब बना? याद रख लीजिए सर, RTI एक्ट बना, RTI अधिकार बना सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को, इसलिए इसको RTI 2005 लिखते हैं। 15/6/5 है, 5 यहाँ भी 5, 15/6/5। देखिए कितना आसान है, 15/6/5। कैसे? 1 और 5 6 होता है, और 2005 तो 5 है ही। तो हाँ सर, ये आसान तो है। तो 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार बना, तथा 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। लागू कब हुआ सर? 12 अक्टूबर को। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1976 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा था? किस केस में? याद रखिएगा, यही पूछता है। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1976।
तो राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि लोग कह वह अभिव्यक्त नहीं कर सकते जब तक कि वे जाने, अर्थात जानने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) के भीतर सम्मिलित है। तो कह वह अभिव्यक्त नहीं कर सकते जब तक कि वे जाने हाँ अच्छा, यही बोले सुप्रीम कोर्ट ने कि लोग कुछ भी कह नहीं सकते, वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक उनको ये पता नहीं चलेगा कि 19(1)(a) के भीतर भैया उनको सम्मिलित है, उनको भैया क्या विचार अभिव्यक्त करने का स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है ना, ये चीजें बात बोले थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में कहा कि भारत एक लोकतंत्र है तथा लोग इसके मालिक हैं, इसलिए इन्हें जानने का अधिकार है कि जो सरकार इनकी सेवा के लिए है वह क्या कर रही है। और जब ये लोग जानना चाहेंगे कि सरकार क्या कर रही है, जिसको इन्होंने चुन के भेजा, तो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सूचना के अधिकार के तहत ही विधायिका कार्यपालिका केंद्र में, मतलब संसद और दोस्तों आपको लोकसभा राज्यसभा से, राज्य में विधानमंडल विधान परिषद, राज्य में आपको विधायिका कार्यपालिका से, और आपके जो कार्यपालिका उससे, दोस्तों आपके जिला स्तर पर कार्यपालिका में पंचायती निकाय, पंचायती और नगरीय निकाय, इनसे आपका सवाल जवाब कर सकती है कि आप क्या काम किए, इन 5 साल में आप कितना काम किए, इस सेक्टर में आपने कितना काम किया, सब चीज़ आप अपने सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम के तहत आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी जनता ही मालिक है, ये बात करिए, क्योंकि हम लोकतंत्र देश हैं। सूचना का अधिकार 2005 एक तंत्र के रूप में लोगों तक सूचना को पहुंचाने के लिए दिया जाता है, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक, एक सिस्टम के रूप में लोगों को सूचना मिलती है इसके तहत। सूचना का अधिकार में शामिल अधिकार, सूचना के अधिकार के तहत क्या क्या अधिकार शामिल है, तो उस चीज़ों को आप देख लीजिए, क्योंकि यही दोस्तों आपके वह अधिकार है जिसको आपको पता होना चाहिए, ताकि कल को आपको भी इनका उपयोग करना आए, और आप भी अगर आपका कुछ भी हित प्रभावित हो रहा है तो आप भी इनके बारे में जानकारी रहेगी, तभी तो इसका लाभ उठा पाएंगे, इसलिए जानिए। सरकार से कुछ भी पूछने तथा उसके निर्णय की कॉपी लेने का अधिकार, अर्थात हमारे देश के लोगों को विधायिका कार्यपालिका केंद्र राज्य और दोस्तों आपके जिला स्तर पे कार्यपालिका रहती है, उन 5 से जो आपको पढ़ाया था याद कीजिए, यस, उन 5 से कुछ भी पूछने तथा उसके निर्णय की कॉपी, कि आपने क्या निर्णय लिया था इस चीज़ के ऊपर, उसकी हमको कॉपी लेने का अधिकार है। तो हमें कुछ भी पूछने का और उसकी कॉपी लेने का अधिकार है, याद रखिएगा, पूछने का, मगर ऐसी कुछ भी बेमतलब कोई चीज़ नहीं, कुछ काम से जरूरी चीज़ें पूछने का ना, कुछ भी पूछने का दोस्तों कॉपी लेने का अधिकार है, ये हो गया पहला अधिकार आपका। सरकारी कार्य के निरीक्षण का अधिकार, अर्थात पब्लिक को भी अधिकार है कि सरकारी कार्य को निरीक्षण कर सके कि सरकार सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये अकेला पब्लिक भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा अगर मान लीजिए मैं ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ, है ना, तो मेरे अगर गांव में सड़क बनी तो सड़क बोले कि भैया सड़क पूरी नहीं बनी, मैं बोला कि यार पूरी ज़मीन पूरे रोड के लिए पैसा आया था, पूरा रोड कैसे नहीं बना, मुझे इससे जुड़ा हुआ पूरा बिल देखना है, आप बिल दीजिए, मैं आरटीआई एक्ट लगा कर उसका पूरा बिल मंगवा सकता हूँ, बिल की कॉपी मंगवा सकता हूँ, फोटोकॉपी, और उसमें मैं देख सकता हूँ कहाँ कहाँ बिल में गड़बड़ी किए हैं। यस, ये आप कर सकते हैं, और सिर्फ उनके साथ ही नहीं, पूरे भारत सरकार किसी भी स्तर के साथ आप कर सकते हैं, चाहे पुल के लिए हो, रोड के लिए हो, सड़क के लिए हो, पानी के लिए हो, बिजली के हो, कोई भी काम सरकार हमारे देश में कर रही है, आप हर एक काम के लिए उनकी कॉपी मंगवा सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। तो सरकारी कार्य के निरीक्षण का अधिकार भी मिला। सूचना की जैसी भी स्थिति हो उसी स्थिति को जानने का अधिकार, समझ में आया बात, कि सूचना की जैसी भी स्थिति हो, मतलब क्या बोले कि रोड पूरा नहीं बना है, पूरा बनाने की जानकारी देंगे, नहीं, अगर आपसे आधे में जानकारी मांगा है तो रोड आधा बना है तब भी उसको जानकारी दीजिए। सूचना की जैसी भी स्थिति हो उसी स्थिति को जानने का अधिकार। सरकारी कार्य के नमूने लेने का अधिकार, कि अगर कोई सरकार बोले मैं सड़क बनवा रहा हूँ तो आप उसका नमूना ले सकते हैं कि आप किस तरीके का सैंपल यूज़ कर रहे हैं रोड बनाने के लिए, मुझे इसका नमूना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चमका देते हैं सरकारी अधिकारी, मगर वो नहीं चमका सकते, क्योंकि आपका ये अधिकार है दोस्त, आप किसी भी सरकारी कार्य का नमूना लेने का आपको अधिकार प्राप्त है। मगर ऐसे नहीं कि जाके जो रोड बना था मेरे को इसका नमूना दे दे, नहीं, आपको आरटीआई के नियम के तहत जाना होगा, अप्लाई करना होगा कि जो नेशनल हाईवे रोड 14 बन रही है मेरे शहर से, उसका मुझे नमूना चाहिए, तो भाई उस तरह के प्रोसीजर, उस प्रोसीजर से गुजरना होगा। और रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट्स, कि आप सूचना के अधिकार के तहत आप क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या रेस्ट्रिक्टेड है, क्या क्या मनाही है, ठीक, तो उनको जान, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है जानना। लोगों को लगता है मेरे को पता चल गया अब तो मैं कल से नाक में दम कर दूंगा, नहीं, कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हैं, उनको देखिए।
11 विषय ऐसे हैं, है ना, 11 विषय ऐसे हैं जिन पर PIO जन सूचना अधिकारी, ठीक है, पब्लिक लिटिगेशन ऑफिसर जन सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं देगा। अर्थात कुछ 11 विषय ऐसे हैं, कितने विषय तो पूछता है सर, 11 विषय ऐसे हैं जिन पर आपको कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई करे कि दी जाएगी, आपको कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। कौन से 11 विषय आइए देखते हैं। विदेशों से प्राप्त गुप्त सूचनाएं। अगर हम विदेशों से कोई गुप्त सूचना प्राप्त की, मान लीजिए मुझे पता चला है मेरे इंटेलिजेंस से, या मुझे पाकिस्तान ने ही बता दिया, ठीक है, या अमेरिका ने मुझे बता दिया कि आपकी जम्मू कश्मीर जो POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, वहाँ पे ये आतंकवादी छुपा हुआ है। तो आप दोस्तों, अगर आपको भनक लगे कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको अमेरिका से क्या सूचना मिली जम्मू कश्मीर को लेकर के, तो ऐसा सूचना आपको नहीं दिया जा सकता। तो विदेशों से प्राप्त कोई भी गुप्त सूचना हो तो आपको नहीं दी, विदेशों से प्राप्त गुप्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। दूसरा, देश की सुरक्षा से जुड़ी मुद्दे के बारे में आपको सूचना नहीं दी जाएगी। अगर आप पूछेंगे कि अच्छा बताइए तो आप जम्मू कश्मीर और भारत पाकिस्तान का जो POK वाला बॉर्डर है, वहाँ पे 10-10 हज़ार आर्मी क्यों भेज रहे हैं, वहाँ 50,000 आर्मी क्यों है, ऐसा बोलते हैं, तो उसकी सूचना नहीं दी जाएगी क्योंकि वो देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, ठीक है। तीसरा, राजनीतिक, कोई राजनीतिक मुद्दा है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये तो अपना संरक्षण के लिए जरूरी था डलवाना। कुछ वैज्ञानिक रिसर्च हो रहा है दोस्तों, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि मान लीजिए अब मैं यहीं पे बनाने वाला हूँ, क्या जो नंबी नारायण जी साहब के साथ हुआ था, है ना, जो उनको गलत केस में फंसा दिया गया ताकि भारत का रॉकेट लॉन्चिंग जो मिशन था वो लेट हो सके, है ना, तो हम बहुत आगे हो जाते। नंबी नारायण जी, आप मूवी देखिएगा रॉकेटरी, नंबी नारायण जी, मैं आपको बता दूं, गलत शब्द नहीं है, APJ अब्दुल कलाम साहब और नंबी नारायण साहब जी दोनों समतुल्य हैं। आप जितने प्यार APJ अब्दुल कलाम साहब को आज देते हैं दोस्तों, उतना ही प्यार डिजर्व करते हैं कौन नंबी नारायण साहब जी। तो उनको भी जानिए, और जानने के लिए आप देखिए कि कितने ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे यार। मैंने एक पल में तो आपको ऐसा लगेगा मूवी देखने में, मेरे प्रथम ओपिनियन है कि APJ अब्दुल कलाम साहब से भी ज़्यादा विद्वान थे नंबी नारायण साहब जी अपने फील्ड में, इतने ज़्यादा रुचिकर थे, इतने ज़्यादा अग्रेसिव, मतलब वो थे, मतलब किस चीज़ पर एक्टिव, मतलब व्हाट अ पर्सनालिटी यार। विदेश गए पढ़ने के लिए, समझ रहे, एक मिशन के तहत वहाँ पढ़ने जब गए विदेश में, वो लोग टीचर को बोल दिए कि आप जो बहुत बड़े प्रोफेसर का पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसमें एक गलत बात दिया गया है। तो उस प्रोफेसर ने उनकी बेइज्जती कर दी, तू इनसे ज़्यादा जान रहा है क्या, इतने साल से ही पुस्तक चल रहा है, पढ़ाया गया है। तो बोले हाँ मैं जान रहा हूँ ये गलत है। तो उसने बोल दिया टीचर ने कि अच्छा तुम बहुत जान रहे हो, इस प्रोफेसर से भी ज़्यादा जान रहे हो जिसने पुस्तक लिखा, तो जाओ तुम इन्हीं से लिखवा कर लेके आओ कि इन्होंने जो लिखा है वो गलत है। तो नंबी नारायण जाते हैं उस प्रोफेसर के यहाँ, उनके यहाँ जाके काम करते हैं उनके घर का पूरा सर्वेंट की तरह, कि मैं अब काम कर रहा हूँ, आइए हम उस रिसर्च को फिर से करके देखते हैं। और जब फिर से उसको करता है वो प्रोफेसर जो लिखा रहता है पुस्तक, तो देखते हैं कि हाँ जो नंबी नारायण बोला वही बात सत्य है। फिर वो लिख के देते हैं लेटर में कि मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि इतने साल से जो प्रोफेसर ये पुस्तक पढ़ा रहे हैं, उन्होंने इस बात को कभी मेरे सामने लेकर के क्यों नहीं आया, इस गलती को कभी उजागर क्यों नहीं किया। तो अपने पुस्तक नाम, उसमें पेज नंबर, इसमें लाइन नंबर इतना में जो ये बात मैंने कहा है ये गलत है, नंबी नारायण बोल रहे हैं बात सही है, ऐसा लिख के उन्होंने लेटर में भेजा और वो ला के नंबी नारायण ने उनको दिया। मतलब समझ रहे हैं आप कि जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज में पढ़ने गए वहाँ के प्रोफेसर को पढ़ा दे रहे थे भारत के व्यक्ति, विदेश गए पढ़ने और वहाँ के प्रोफेसर को पढ़ा दे रहे हैं। और वहाँ के प्रोफेसर जिस पुस्तक को पढ़ते हैं, जिस प्रोफेसर की पुस्तक को, जिस साइंटिस्ट की पुस्तक को, उस साइंटिस्ट के लिखे हुए पुस्तक को गलत ठहरा दिए। ये तो एक छोटा सा किस्सा बताया हूँ बस। अद्भुत विद्वान व्यक्ति हैं यार, आप देखिए एक बार रॉकेटरी, है ना। तो इसलिए वैज्ञानिक कोई रिसर्च है, अगर आपको उससे सूचना मिले और आप बेच दिए तो पाकिस्तान को, मान लीजिए मैं ऐसा मिसाइल बनवा रहा हूँ DRDO से जो 50,000 किलोमीटर तक जा सकता है, भैया आप उसको मेरे से मंगवा लिया RTI के तहत तो आप पाकिस्तान को बेच दिए। तो इसलिए वैसा जो भी वैज्ञानिक वाला मुद्दा है उस पर भी आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। आर्थिक हितों से जुड़ी सूचनाएं आपको नहीं दी जाएगी, अर्थात देश के आर्थिक जो हित जुड़े हुए हैं जिससे, वैसे भी सूचनाएं आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने मांगा कि हमारा बताइए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस चीज़ का होता है, ये तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं, और उसमें भी किस चीज़ का एकदम अंदर का इन्फॉर्मेशन आप निकाले, मुझे शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा कौन सा शेयर बढ़ने वाला सूचना दो, तो आप पूरा पैसा उसी में लगा दोगे नहीं उसी शेयर में, और लगा के बेकीवर में रईस हो जाओगे कि नहीं। तो बाकी लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो इतने साल से काम कर रहे हैं उसमें। हाँ, तो इसलिए आर्थिक हितों से जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जाएगी। विधायिका के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाली सूचनाएं आपको नहीं दी जाएगी। तो विधायिका का जो विशेषाधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा हो,
जो भी विधायिका है, मतलब संसद है, लोकसभा, राज्यसभा है, विधानमंडल है, विधान परिषद है, उनके जो विशेष अधिकार, उनके विशेष अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो वैसी सूचनाएं आपको नहीं दी जाएंगी। और दोस्तों यहाँ विशेषाधिकार जोड़ करके ही इसको व्यापक बना दिया गया कि उसके अंदर जो मन वो डाल सकते हैं विधायिका उसमें, ठीक है। विधायिका मतलब जो भी नियम कानून बनाने वाले हैं वो, लोग केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, आपके राज्य में ये विधान सभा, विधान परिषद। चलिए, तो 11 विषय ऐसे हैं जिनमें आपको कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। अब आप इन सबको अच्छे समझ गए हैं तो आपको याद भी रहेगा। 18 अभिकरण ऐसे हैं, वो विषय हो गए। 18 अभिकरण ऐसे हैं जिस पर सूचना नहीं दी जाएगी, जैसे रक्षा प्रतिरक्षा से जुड़े अभिकरण। अभिकरण का मतलब भैया समझिए कि कोई मेरा डील हुआ कि मैंने कोई जेट खरीदा, कोई मिसाइल खरीद रहा, तो उससे जरूरी कोई सूचना आपको नहीं दी जाएगी, है ना। लेकिन अभिकरणों में मानवाधिकार व भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं तो सूचनाएं मांगी जा सकती है। मगर अगर ये चीज़ अगर हो गया कि वो जो डील हुआ था, रक्षा प्रतिरक्षा जुड़ा हुआ जो डील हुआ था, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तब जब ये चीज़ साबित हो जाता है तब दोस्तों आप उसका कॉपी मंगवा सकते हैं, उसके बारे में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे 18 अभिकरण हैं। तो 11 विषय और 18 अभिकरण ऐसे हैं जिस पर आपको सूचना नहीं दी जाएगी, ठीक। तो आपको याद रहेगा। सूचना प्राप्ति। अब देखिए सूचना कैसे प्राप्त होता है भैया। प्रत्येक सरकारी विभाग में एक जन सूचना अधिकारी होता है। ये बात ध्यान रखिए, नहीं होगा तो आप जाकर पूछ सकते हैं उस विभाग में ना, कहाँ है भैया, मेरे को बात करना है, लेकिन बुलाओ उनको। तो प्रत्येक सरकारी विभाग में एक जन सूचना अधिकारी होता है जिससे आप निर्धारित शुल्क, नगद, चेक या ड्राफ्ट अदा करके सूचनाएं मांग सकते हैं। और ये नगद बहुत कम होता है दोस्तों। और वह सूचना 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन यदि सहायक जन सूचना अधिकारी है तो वह सूचना 35 दिन के भीतर दी जाती है। अर्थात मुख्य जन सूचना अधिकारी है तो 30 दिन के अंदर आपको सूचना उपलब्ध कराएगा जो आप चाह रहे हैं, जो आपको प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। और अगर वो नहीं है सहायक जन सूचना अधिकारी तो 35 दिन के अंदर आपको उपलब्ध कराएगा। तथा सूचना जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है और 40 घंटे के भीतर दी जाती है। अगर आप कोई ऐसा सूचना मांग रहे हैं तो जीवन की स्वतंत्रता, जब का अनुच्छेद 19 का 20, 21, 22, तो 20, 21, 22 में से जुड़ा हुआ कोई सूचना अगर आप मांग रहे हैं तो आपको केवल 48 घंटे के भीतर ही वह सूचना दी जाएगी। किसके अंतर्गत? 48 घंटे के भीतर। जैसे आपको कैसे भैया, मैंने मान लीजिए कि मेरे को मेरी पत्नी है, अभी नहीं है, मतलब शादी ब्याह तो हुआ नहीं है यार अपना, अपन कंवारे आदमी है ना, मैं कंवारा फंस गया हमारा ऐसा वाला, ठीक है। तो मान लीजिए मेरी शादी हो गई, उससे शादी होने के बाद भी आप देख रहे हैं, आप मेरे छोड़िए, मान लीजिए एक पति और पत्नी का जोड़ा है भैया, उसके पति को अचानक पुलिस आती है, घर से उठा के ले जाती है, पत्नी जाती है, देखती है जेल में भी मेरे पति नहीं दिख रहा है, कहीं मेरा पति नहीं दिख रहा है, तो तुरंत चल जाएगी न्यायपालिका और बोलेगी भैया मुझे मेरा पति नहीं दिख रहा है, सशरीर उपलब्ध कराइए। ये आप देखेंगे रीट जारी होता है। तो 48 घंटे के भीतर पुलिस को उसके पति को कोर्ट में उसके सशरीर मने शरीर के साथ उपस्थित करना जरूरी है, यानी कि वीडियो कॉलिंग कर दिया नहीं, शरीर को लेके आना पड़ेगा। कितने? 48 घंटे के भीतर। तो इसलिए जीवन की स्वतंत्रता से जुड़ी अगर कोई बात है तो 48 घंटे के भीतर उसके बारे में सूचना दी जाएगी। सूचना न मिलने या गलत मिलने की स्थिति में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाती है। और अगर आपको जो सूचना मिला है अगर नहीं मिला तो भी आप अपील करेंगे अपीलीय अधिकारी से कि भैया मैंने सूचना मांगी थी, मुझे नहीं मिली, 30 दिन बीत गया, 35 दिन बीत गया, मगर मुझे सूचना नहीं मिली, तो अपील अधिकारी के पास आप अपील करेंगे भैया। और अगर सूचना नहीं मिला तो भी, और सूचना अगर गलत मिला तो भी आप अपील करेंगे कि ये सूचना मुझे गलत भेज दिया उन्होंने, ठीक। तो अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाती है। वर्तमान दांडिक प्रावधान 25,000 रुपये है और इसका दंड दांडिक प्रावधान है 25,000 रुपये। अगर पाया जाएगा कि हाँ आपने जो सूचना, आपको गलत सूचना दी गई है तो भाई 25,000 रुपये, आपको 25,000 रुपये का उनको दंड लग जाएगा, ठीक। सूचना प्राप्ति के लिए नाम, आपको अपना नाम बताना होगा, जैसे मेरा नाम प्रतीक कुमार सिंह, पता बताना होगा, मोबाइल नंबर बताना होगा 830 ऐसा करके, जैसे मेरा है, यस। तो नाम, पता, मोबाइल नंबर दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो क्या आप पहली बार बताइए सूचना के अधिकार को आप प्रैक्टिकली पहली बार समझ पाए ना कि हाँ यार किस किस विषय में मेरे को अधिकार प्राप्त है, किस में नहीं प्राप्त है, इन सेक्टर में नहीं मांग सकता सूचना, यस। तो इसलिए दोस्तों अगर आप पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि यार आप व्यक्तिगत तौर पे सब चीज़ की जानकारी रहे आपके पास, है ना। आइए देखते हैं शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन के रूप में, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आया हुआ था शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती के एग्जाम में। तो सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था बोला है, याद रखिएगा। तो बताइए भाई कब लागू हुआ था। सर आया था 15 जून 2005 को,
और लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। आंसर हो जाएगा बी न कहीं ए। देखिए दोनों ही डेट था सर, बना था 15 जून 2005 को, लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, याद रखिएगा। तो लागू पूछा कि बना पूछा है, याद रखिएगा इस बात। कितने विषयों पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं दे सकता? तो विषय बोला है तो 11, अधिकरण अभिकरण बोलता है तो बोलते क्या 18। तो 11 विषय पर कोई भी सूचना नहीं देगा आपको कौन? जन सूचना अधिकारी। ठीक। और ये संभावित प्रश्न है मेरे दोस्तों, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, देख रहे हैं आप। मेरे पढ़ाने से पहले अगर सोचिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप में से कितने लोग उसको बना पाते? मैं बोल रहा हूँ 10 में से आप में से शायद ही कोई एक होता जो बना पाता, या तो नहीं बना पाता। शायद 10 में 10 ही नहीं बना पाते, बनाना तो शायद कोई एक ही बना पाता आप 10 में से एक, जिसको पता होता है कि भाई आरटीआई के तहत कितने विषय में आपको सूचना नहीं प्राप्त हो सकती है? तो 11 विषय। कितना विकरण? तो 18 विकरण। ठीक, चलिए। तो आज अनुच्छेद 19 आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, है ना? तो यहीं पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे 20, 21, 22 जो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक। और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ही देखेंगे आप, आपका राइट टू वोट भी आता है, आपको क्या वोट करने का अधिकार भी आता है। राइट टू रिजेक्ट भी आता है कि आप, इसलिए आप देखेंगे राइट टू रिजेक्ट, आप देखेंगे कि अब आपका जो चुनाव होता है उसमें नीचे बटन होता है नोटा, नन ऑफ दी एबो, उपरोक्त में से कोई नहीं को आप वोट दे सकते हैं। मतलब ऊपर 4 नाम है, 12 नाम है, उसमें से आप किसी को वोट नहीं देना चाहते तो आप नोटा बटन दबाइए। ये नोटा बटन नॉन ऑफ दी एबो, उपरोक्त में से किसी व्यक्ति को आप पसंद नहीं कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, तो यह आया था 13 अक्टूबर 2013 को नोटा प्रदान किया गया, जिस नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ दी एबो। ठीक। और छत्तीसगढ़ पहला राज्य था जो यूज़ किया था नोटा को अपने विधानसभा 2013 के चुनाव में। ठीक है, तो नोटा का बटन जो अपने चुनाव में लगवाया तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य था, इसलिए आपको ये बात पता होना चाहिए। और नोटा का बटन कब से आया? 13 अक्टूबर 2013 को आया, तो 13-10-13। ठीक है, 13-13-13 शुरू, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक। और आपको राइट टू साइलेंस, हमारा चुप रहने का अधिकार है। राइट टू अनफर्ल नेशनल फ्लैग है, इसको भी याद रख लीजिए। आपको उसी अनुच्छेद 19 के तहत आपको राइट टू अनफर्ल नेशनल फ्लैग है, अर्थात आपको अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता है। और इसके ऊपर क्लेम किया गया था, पहले स्वतंत्रता नहीं थी, इसके ऊपर हमारे नवीन जिंदल साहब, जो रायगढ़ में जिंदल प्लांट है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के मालिक नवीन जिंदल साहब जी ने क्लेम किया था कि हमारे भारत के नागरिकों को तिरंगा झंडा फहराने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तब आपको तिरंगा झंडा फहराने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ये बात याद रखिएगा। ठीक। आपको धरना प्रदर्शन करने का भी है, मगर शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक। आपको राजनीतिक पार्टी गठन करने का, निर्बाध भ्रमण, निवास से संपत्ति समाप्त, व्यापार सब हो गया है। चलिए, तो आज का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।